हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। हम लोग DSSB TGT SST के PYQ को डिस्कस करेंगे और ये पेपर 2021 में पूछा गया था। इसके पहले DSSB की TGT SST के 8 पेपर्स को डिस्कस किया है। DSSB TGT सोशल साइंस की एक प्लेलिस्ट है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन था वो कहाँ पर खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। तो ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था तुर्की में। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन था वो तुर्की के लिए भारतीय मुसलमानों की जो भावनाएं थी उनसे उत्पन्न होता है और 1919 से लेकर 24 तक चला था खिलाफत आंदोलन। तो ये भारत के मुस्लिम में राष्ट्रवाद के जागरण किया था खिलाफत आंदोलन ने। और खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू होता है, इसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ होने वाला पहला आंदोलन था। ये दोनों ही जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े थे। 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र था इस्क्रा, इसको किसके द्वारा नियंत्रित किया गया था, तो ये किया गया था मेंशेविक के द्वारा। मेंशेविक क्या थी, एक रूसी क्रांतिकारी पार्टी थी जो कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का पालन करती थी। सदस्यता और संगठन के मुद्दे को लेकर 1903 में पार्टी के विभाजन के बाद जो मेंशेविक थे उनका गठन होता है और इस्क्रा यह रूसी समाजवादी प्रवासियों का एक समाचार पत्र था। निम्नलिखित में से किस राइफल के कारतूसों का गाय और सुअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मची थी, तो ये हो जाएगा एनफील्ड राइफल, जिससे होता है 1857 का रिवोल्ट। तो 23 जनवरी 1857 को दमदम कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, वहाँ के सैनिकों के कारतूस को प्रयोग में लाने से इनकार किया था वहाँ के सैनिकों ने। और 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर जो कि कलकत्ता से 120 मील दूर था, वहाँ की 19th NI ने कारतूस के प्रयोग से मना करते हुए विद्रोह किया था, जिसे 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। रूसी क्रांति आंदोलन ने सरकार की निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी, तो वो एक तंत्र को समाप्त करने की मांग की थी। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में वित्त के नियंत्रकों का उनके उत्तराधिकारी के क्रम में सही क्रम बताना है। तो जो वित्त के नियंत्रक थे उनके उत्तराधिकारी थे, सबसे पहले था 1774 में एनी रॉबर्ट तुर्को, 1777 से लेकर 81 तक था जैकस नेकर, तथा 1783 से लेकर 87 तक था चार्ल्स कैलोन, 1787 से 88 तक था चार्ल्स डी ब्रियन। और फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएंगे एओ ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में होती है। इसके संस्थापक में थे एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दिनशा वाचा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय इसमें कुल 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे और इसका पहला अधिवेशन होता है बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। रूसी क्रांति को किसके रूप में भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगी बोल्शेविक क्रांति। 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था, तो उसमें पूना सार्वजनिक सभा थी। 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय होता तो पूना सार्वजनिक सभा जैसी ये पुरानी संस्था को नहीं छोड़ा गया था। यह सार्वजनिक सभा मुख्यतः नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदारों तथा व्यापारियों के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को MG रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी ने मिलकर किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाना था, तो ये किया जाना था पूना में, लेकिन इसका अधिवेशन होता है बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता की जाती है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेम्स वोस का वर्णन करता है, यह स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें थी। 1864 की एक राजाज्ञा के अनुसार रूस को 34 प्रशासनिक प्रांतों में बांटकर घोषणा की गई थी कि प्रत्येक प्रांत में एक सभा मतलब कि जेम्स वोस होगी।
जिसमें जागीरदार, किसान तथा नागरिकों के प्रतिनिधि होंगे। टुलूज के आर्क बिशप का क्या नाम था? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स डी ब्रियन। और टुलूज ये फ्रांस का एक नगर था। चार्ल्स डी ब्रियन ये लुई 16वें के वित्त मंत्री भी थे तथा चर्च के पादरी के रूप में भी जाने जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो प्रकार के मध्य 19वीं रूसी बुद्धिजीवी थे, वेस्ट नार्जर तथा स्लावोफिले। पहला बिल्कुल सही है। स्लावोफिले ये पश्चिमी मूल्यों के पक्ष में थे। दूसरा गलत है, इसका पहला सही है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का उत्तराधिकारी किसे माना गया था? ये हो जाएंगे नेपोलियन बोनापार्टा। नेपोलियन का जन्म 1769 में कोर्सिका द्वीप में हुआ था, जो कि इटली में है। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1919 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। भारत में बढ़ती जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उन पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है और इस कमेटी को भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के स्वरूप और विस्तार की जांच करने और यदि आवश्यक हो तो उससे प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए एक विधेयक प्रस्ताव करने का कार्य भी सौंपा गया था। तो 1919 में रोलेट एक्ट पास होता है। इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया तथा महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने भी इसका विरोध किया था। बिजौलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के किस राज्य से जुड़ा था? तो ये जुड़ा था राजस्थान से। बिजौलिया आंदोलन 1897 में राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में रह रहे बिजौलिया किसानों ने शुरू किया था। इसका कारण था कि किसानों पर सरकार के द्वारा बहुत ही अधिक लगाया गया था लगान। सीताराम, माणिक्यलाल वर्मा तथा विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक क्रांति की वृद्धि में योगदान दिया था? तो हो जाएगा कृषि प्रसरण ने। 1780 के दशक और 1850 के दशक के मध्यकाल में ब्रिटेन में उद्योग तथा अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण होता है उसे ही पहली औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो मेनली 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं। इस औद्योगिक क्रांति में सबसे अधिक वृद्धि कृषि प्रसरण में किया जाता है और इसी काल में जो होने वाले वैज्ञानिक आविष्कार, तकनीकी परिवर्तन थे, उन्होंने उत्पादन के साधनों में महान परिवर्तन किया और ब्रिटेन के आर्थिक ढांचे को पूर्ण रूप से बदला था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16वां ने किस शहर से भागने का निर्णय लिया था? तो वो लिया था पेरिस से। नेक्स्ट है, किसने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासक की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी? तो ये हो जाएगा सहायक गठबंधन। सहायक गठबंधन मतलब कि सब्सिडरी अलायंस। किस वर्ष में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे? तो ये बैठे थे 1774 में। तो लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 में लुई 15वें के बाद बैठता है और सिंहासन रोहड़ के समय ही लुई 16वां की आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी और इसका विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से, जिसे फ्रांसीसी सदैव विदेशी समझते थे। नेक्स्ट है, प्रमुख आंदोलन है और उनसे जुड़ा वर्ष है, बताना है कौन सा सही है। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? ये होता है 1917 में। मोपला विद्रोह 1921 में होता है केरल में। तेभागा आंदोलन, तो तेभागा आंदोलन होता है 1946-47 में। तो इसका सिर्फ एक ऑप्शन सही है, कौन सा? ऑप्शन बी। अब हम लोग इसके पार्ट 2 मतलब कि ज्योग्राफी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक कौन सी है? तो वो मीथेन है। यदि हम बात करें ग्रीन हाउस गैस की तो इसका मतलब क्या है कि वातावरण की वो गैस है जो कि प्राकृतिक तथा मानव जनित दोनों ही होती हैं और ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ये अवरक्त विकिरण मतलब कि इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित करती हैं और उन्हें ही छोड़ती भी हैं। तो जल वाष्प CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल के किसी क्षेत्र में अवरक्त विकिरणों को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करती हैं। और यदि हम और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो इनमें आता है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब कि CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड तथा परफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प तथा CO2 ये सभी हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कि तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? तो जो ऊंचाई और भूमि तथा जल की प्रकृति है यही तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है। सागर की लहरें नहीं नियंत्रित करती हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? अक्षांशों का प्रभाव, सागर तल से उनकी ऊंचाई, सागर से उनकी दूरी भी, स्थल मतलब कि भूमि तथा जल की प्रकृति भी, जो धरातल की विशेषताएं हैं, धरातली ढाल जो हैं, प्रचलित पवनें तथा महासागरीय धाराएं, साथ ही जो मेघाच्छादन है ये भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। लेकिन जो सागर की लहरें हैं ये तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी में डूबी हुई चपटी चोटी वाली ज्वालामुखी जो पहाड़ियाँ वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती हैं गुएट्स। तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली, लाइक दिस, ठीक है, चोटी इनकी चपटी होती है, ऐसी होती है, ठीक है, मतलब कि सपाट शीर्ष वाले पहाड़ियों को हम गुएट कहते हैं, ठीक है। गुएट और समुद्री पहाड़ियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है? तो ये हो जाएगा समताप मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर में। और क्षोभ सीमा मतलब कि ट्रोपोपाज, इसके ऊपरी वाली परत को ही हम समताप मंडल भी कहते हैं। इसमें ओजोन की सांद्रता पाई जाती है, जो कि ओजोन क्या करता है? ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको अवशोषित करके पृथ्वी को ऊर्जा के जो तीव्र और हानिकारक प्रभाव हैं उनसे बचाती है, अल्ट्रा वायलेट रेज। उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट दोनों गोलार्ध में कितने अक्षांश के बीच फैला है? तो ये हो जाएगा 25 से 35 डिग्री के मध्य। और उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी की बात करें तो इसका उच्च दाब जो होता है वो तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के अवतलन से संबंधित होता है। और भूमध्य रेखा मतलब कि इक्वेटर से उठी हुई वायु तथा उपद्रवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों के पास नीचे उतर कर बैठती हैं। इस कारण क्या होता है कि इनका आयतन कम होने के कारण जो वायुदाब है वह अधिक हो जाता है। इसी प्रकार यह वायुदाब पेटी डायनेमिकली इंड्यूस्ड होती है, मतलब कि गतिजन्य होती है। और इसी पेटी को हम अक्षांश मतलब कि हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। जैसे कि ये है हमारा, ठीक है, अर्थ, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। ये 23 नॉर्थ और 23 साउथ, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगी कर्क रेखा और नीचे हो जाएगी मकर रेखा, ठीक है। तो इसके ऊपर यदि हम बात करें 25 से लेके 35, ठीक है, ये हो जाएगा 35 और यहाँ पर भी 25 से 35। तो ये जो एरिया होता है ये है कहलाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ग्रहाणु परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी फॉरेस्ट रे मोल्टन तथा टीसी चैम्बरलिन के द्वारा। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। इनकी किसके द्वारा हत्या की जाती है? तो ये की जाती है बोस्नियाई समूह के द्वारा। और ये क्लास 9th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, जिस फ्रांस की क्रांति में। इसको मैंने कराया है फ्रांस की क्रांति, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट समरी है, बहुत हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है बताना है, मतलब कि गलत बताना है। तो रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस ये फासीवाद विचारधारा में विश्वास रखते थे, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें तो गलत बताना है, लेकिन ये युद्ध की विचारधारा के खिलाफ थे और विश्व शांति स्थापित करने में विश्वास रखते, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि पहला कह रहा है कि फांसीवाद में विश्वास रखते थे, तो फांसीवाद में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, ना कि वो युद्ध की विचारधारा के खिलाफ थे। तो इसलिए इसका दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस का निर्माण होता है 1936 में। किस ज्वालामुखी को हम भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो वो हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली की बात करें तो ये मेडिटेरेनियन सी में सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवाद प्रणाली को समाप्त करेगा? तो जो सर्वहारा वर्ग है। मार्क्सवाद कहता है कि जो सर्वहारा वर्ग है वही पूंजीवादी प्रणाली को समाप्त करेगा। मार्क्स कहता है कि मानव का प्रारंभिक जीवन वर्ग विहीन था, मतलब वर्ग नहीं था कोई भी और शोषण विहीन था। तो यदि वर्ग नहीं था शोषण भी नहीं होता था, जिसे मार्क्स ने आदिम साम्यवादी युग कहकर संबोधित किया था।
तो मार्क्स ने इतिहास के विकास के क्रम को नई श्रेणियों में विभाजित किया है। तो ये श्रेणियाँ याद रखिएगा। पहले उसने आदिम साम्यवाद में विभक्त किया था, दूसरे को दासत्व युग, तीसरा सामंतवादी, फिर आता है पूंजीवादी और सबसे लास्ट में समाजवादी। मार्क्स के अनुसार इस विकास यात्रा में जो बुर्जुआ वर्ग था, मतलब कि जो शोषक वर्ग था, जो शोषक करता था, जो शोषण करता था, तथा जो सर्वहारा वर्ग था वह था शोषित। ठीक है, ये दो मेन थे, ये मुख्य रूप से ये दोनों पाए जाते थे। और जो पूंजीवादी युग था, इसमें क्या था, इसमें सर्वहारा वर्ग संगठित हो जाएगा और वह क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों का विनाश करके समाजवादी राज्य की स्थापना करेगा। कोनार्ड असंतत्य पृथ्वी के किन क्षेत्रों के बीच पाई जाती है? तो ये हो जाएगी ऊपरी और निचली भूपर्पटी। तो जो भूपर्पटी होती है यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होती है और इसकी जो मोटाई है ये महाद्वीप तथा महासागर पर अलग अलग होती है। जो महासागर होता है वहाँ पर भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर, लेकिन महाद्वीप के नीचे 30 किलोमीटर पाई जाती है। और भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर ही भूपर्पटी को दो भागों में बांटा गया। अपर, ठीक है, भूपर्पटी मतलब कि क्रस्ट, तो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। ठीक है, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली जो असंबद्धता है उसे कहते हैं कॉनराड असंबद्धता। तो यदि हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो उसका हम एक हिस्सा लें तो जिसका जो ऊपरी पार्ट होगा ये, ठीक है, ये कहलाएगा क्रस्ट। और यदि हम क्रस्ट मतलब कि भूपर्पटी को दो भाग में डिवाइड करें तो इसमें भी एक आएगा अपर पार्ट एंड, पहले तो आएगा अपर पार्ट एंड थर्ड वन इज लोअर पार्ट, फिर उसके बाद आता है मेंटल एंड सबसे लास्ट में आता है कोर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट को अलग करता है इसे ही कहते हैं कॉनराड असंबद्धता। नाजीवाद किस देश में उभरा था? तो ये उभरा था जर्मनी में। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या फिर नाजी दल की स्थापना की थी 1920 में। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहल हो, परंतु फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चलनी चाहिए। किस वर्ष में यूएसए ने विश्व युद्ध सेकंड मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड में प्रवेश किया था यूएसए ने? तो 1941 में किया था। तो जुलाई 1941 में जापानियों ने भारत चीन में वियतनाम पर कब्जा किया और अक्टूबर में जापान में हिदेकी तोजो इनके नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन होता है। 7 दिसंबर 1941 को जापानी बम वर्षकों ने हवाई में पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था और इसी हमले में अमेरिका को काफ़ी क्षति भी होती है। इससे क्या होता है, इसी के बाद अमेरिका 8 दिसंबर को जापान पर युद्ध की घोषणा करता है और 11 दिसंबर को जर्मनी और इटली ने अमेरिका पर भी युद्ध की घोषणा की थी और इसमें अमेरिका ने भी जर्मनी तथा इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। नील डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आर्क्वेट डेल्टा का। तो ये हो जाएगा आर्क्वेट डेल्टा का। यदि हम बर्ड फुट डेल्टा की बात करें तो ये हो जाएगा मिसौरी मिसिसिपी। ठीक है, तो नील नदी का जो डेल्टा है आर्क्वेट मतलब कि चापा का डेल्टा है और चापा का डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी की जो मुख्य धारा के द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक हो ताकि बीच का भाग निकला रहे और किनारे का भाग कैसा रहे, सकरा रहे। और इस तरह की जो आवृत्ति होती है वह निश्चय ही एक धनुष के समान होती है। ठीक है, धनुष कैसा होता है, बीच में उभरा हुआ होता है और किनारे पे क्या होता है कि किनारे पे सिमटा हुआ होता है। इसे ही हम अर्धवृत्ताकार भी कहते हैं या फिर धनुषाकार डेल्टा भी कहते हैं। यदि हम अन्य चापाकार डेल्टा के उदाहरण की बात करें तो यह हो जाएगा राइन नदी का डेल्टा, इरावदी, नाइजर, डेन्यूब तथा सिंधु नदी का डेल्टा। नेक्स्ट है मुसोलिनी की प्रसरण नीति के संबंध में कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि इसने 1926 में अल्बानिया पर कब्जा कर लिया था, पहला गलत है, तो इसका पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि इसने 1936 में अबिसिनिया पर विजय प्राप्त की थी, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। सबसे पहले उसने 1936 में अबिसिनिया पर और 1939 में अल्बानिया पर कब्जा किया था। किसके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगी? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। अवसादी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि ये पौधे और जानवरों के अवशेषों से बनती हैं अवसादी चट्टानें, बिल्कुल सही है।
इस चट्टानों में स्ट्राटा की कई परत भी होती हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि चूना पत्थर या अवसादी चट्टान का ही एक उदाहरण है। तीनों कथन इसके बिल्कुल सही है। यदि हम बात करें अवसादी चट्टान की, तो इनका निर्माण चूर्ण तथा जीव के अवशेषों और वनस्पतियों के समूह से होता है। इसीलिए अवसादी चट्टानों में हम देखते हैं कि फॉसिल्स पाए जाते हैं। और अवसादी शैल को ही हम परतदार शैल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अवसाद की विभिन्न परतें पाई जाती है, इसलिए इसे परतदार शैल भी कहते हैं। जो चूना पत्थर है वह अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है। इसका उपयोग करते हैं हम सीमेंट के बनाने में। वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? तो यह मार्क्सवाद की विशेषता है। तो ज्योग्राफी के पार्ट में भी हमें कई सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं, वो भी एनसीईआरटी से। निम्नलिखित में से कौन सी 4 बड़ी विजयी शक्तियां थी जिनका पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में दबदबा था? तो वो 4 बड़ी विजयी शक्तियां थी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूएसए। निम्नलिखित में से किस प्लानों ने जर्मनी का विश्व युद्ध का ऋण कम कर दिया था? तो हो जाएगा डॉस तथा यंग प्लान। नेक्स्ट है पार्ट 3, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मृदा संस्तर जो स्थितियाँ होती हैं उसमें जो आर परत होती है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो वो समेकित चट्टानें होती हैं आर परत। और मिट्टियों के नीचे स्थित संगठित, दृढ़ तथा कठोर आधार शैल के मंडल को डी या फिर आर संस्तर कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहे हैं कि यदि ए कीटों का प्रतिनिधित्व करता है, बी बाज का, सी सांप का और डी मेढक का, तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो इसमें सबसे पहले आएगा कीट, क्योंकि कीट को खाएंगे मेढक, मेढक को खाएगा सांप और सांप को खाएगा क्या? बाज। और खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं? एक जीव दूसरे जीव पर भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट है साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किसकी तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा हरिकेन, मतलब कि चक्रवात। तो चक्रवात का एक प्रकार है हरिकेन, जिसे यूएसए में हरिकेन कहते हैं। खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? तो ये हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में। इसकी बुवाई की जाती है जून तथा जुलाई में। खरीफ फसलों में क्या आता है? कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, धान तथा बाजरा। नेक्स्ट है जो मालवा प्लेटू है उसकी सीमा निर्धारित की जाती है, तो उत्तर में अरावली से लेकर दक्षिण में विंध्य रेंज के बीच में पाया जाता है मालवा प्लेटू। तो इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। यदि हम मालवा प्लेटू की बात करें तो इसके उत्तरी सीमा है अरावली और दक्षिणी सीमा है विंध्य तथा पूर्वी सीमा बुंदेलखंड है और पश्चिमी सीमा है राजस्थान के मरुस्थल। और यदि हम मालवा प्लेटू की बात करें तो यह प्लेटू काली मिट्टी के संप्राय मैदान है, जिसके अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से भी हम जानते हैं। इसी पठार पर उर्मिल मैदान पाए जाते हैं, जिनमें कहीं कहीं पर चपटी पहाड़ियाँ स्थित हैं। और यह भारत का सर्वाधिक गली इरोजन, ठीक है, गली इरोजन आधारित क्षेत्र है। 2005 में प्रक्षेपित किया गया था भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 1। क्या है? यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो 2005 का क्वेश्चन आया है ये। निम्नलिखित में से कौन सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र की पर्याप्त प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है? तो वो हो जाएगी जूट। हुगली पश्चिम बंगाल में है और हुगली जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे जल परिवहन की सुविधा प्राप्त है, इसलिए इस क्षेत्र में प्रमुख निर्यातक वस्तु क्या है? जूट है। यहाँ से जो जूट है उसका निर्यात किया जाता है फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके आदि देशों को। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है जो स्थल पर होती है? तो वो होती है भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन क्या होती है? स्थल पर होती है। और जो चक्रवात है, ओलावृष्टि है और जो आकाशीय बिजली है, ये सभी वायुमंडल के द्वारा होती वायुमंडलीय आपदा है। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कोड जलवायु प्रकार का कौन सा युग्म सही है? सही बताना है। तो AS से हम डिनोट करते हैं उष्णकटिबंधीय नम जलवायु को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। तो AS क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र या फिर नम्र प्रकार की जलवायु। इस प्रकार की जो जलवायु है वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है तथा लगभग 3/4 वर्षा सितंबर से अक्टूबर के महीने में प्राप्त होती है। ये पाई कहाँ जाती है? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो भारत के कोरोमंडल के तटीय क्षेत्र मतलब कि तमिलनाडु क्षेत्रों में पाई जाती है। अवधि के आधार पर खतरों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है?
तो जो छोटी अवधि का खतरा होता है उसे कहते हैं टॉर्नेडो, तो इसका पहला सही है। और जो लंबी अवधि का खतरा होता है उसे हिमस्खलन नहीं कहते, तो इसका दूसरा गलत है, लेकिन पहला सही है। तो टॉर्नेडो क्या होता है? यह एक कीप या फिर छलनी के आकार वाले प्रचंड स्थानीय तूफान होते हैं। इनके जो ऊपरी चौड़ा भाग होता है वह छतरी नुमा होता है। ये कपासी वर्षी में, मतलब कि ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से जुड़े होते हैं। तो अवधि की दृष्टि से यह वायुमंडलीय तूफानों में सबसे छोटा होता है। लेकिन यदि हम इसके प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव सबसे अधिक प्रलयकारी तथा प्रचंड होता है। यदि हम हिमस्खलन की बात करें तो जो हिमखंड के पर्वतीय ढाल होते हैं उनके सहारे नीचे सरकने की घटना ही हिमस्खलन कहलाती है। और यह घटना कहाँ पाई जाती है? हिमाच्छादित क्षेत्रों में, लेकिन ये कम समय के लिए होती है, ठीक है। लेकिन इसमें भारी क्षति भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों का कौन सा संयोजन वायुमंडल में उनके परसेंटेज के आरोही क्रम, मतलब कि 1 2 3 4 के ऑर्डर में सही क्रम से अनुक्रमित है? तो सबसे पहले क्या पाया जाता है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन 20%, सबसे कम हाइड्रोजन, उसके बाद मीथेन, देन ऑर्गन, एंड सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन 20%। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी कोरोमंडल तट पर खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है? तो सबसे पहले तो कोरोमंडल तट कौन सा है? तमिलनाडु का तट है। तो इसमें लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है, तो ये तो कोरोमंडल पर है ही नहीं। कुलेरू कहाँ पर है? कुलेरू आंध्र प्रदेश में है, तो इसका सी भी नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है पुलिकट, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो यह कोरोमंडल पर स्थित खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। तो पहली कौन सी हुई? चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। खारदुंगला पास या खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह है लद्दाख में। और यह लेह के उत्तर में है तथा इसी दर्रे से होकर श्योक घाटी तथा नुब्रा घाटी में प्रवेश किया जाता है। भारत के किस राज्य में बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं? तो ये हो जाएगी कर्नाटक की वर्षा। कर्नाटक तथा दक्षिणी भारत में जो बिजली युक्त तूफान होता है वहाँ से अप्रैल और मई में होने वाली जो वर्षा है उसे हम फूलों की बौछार या फिर चेरी ब्लॉसम कहते हैं, या फिर आम्र वृष्टि भी कहते हैं। और यह कॉफ़ी मतलब कि कहवा की फसल के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट है एक प्रकार की कृषि जिसमें एक एकल फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। एक ही फसल उगाई जाती है लेकिन वो बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो वो कौन सी कृषि होगी? वो हो जाएगी वृक्षारोपण कृषि। नेक्स्ट है एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ दी गई जलवायु परिस्थितियों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है। वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का आकलन किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगी अवस्थिति की दूरी तथा परिवहन किए जाने वाले भार का। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो ये हो जाएगा एशिया में। और एशिया महाद्वीप के बाद विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? अफ्रीका में है। गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? तो गन्ने की खेती के लिए बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है। मिट्टी अच्छी तरह से शुष्क होनी चाहिए इसकी खेती के लिए। सामान्यतः इसका रोपण अप्रैल मई में नहीं होता है, तो इसका तीसरा गलत है, इसका सही है 1 और 2। क्योंकि जो गन्ने की खेती की बुआई होती है वो जनवरी से लेके अप्रैल तक होती है, न कि अप्रैल मई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वारीय बंदरगाह है? तो हो जाएगा कांडला, कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्टी की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत की स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी थी? तो ये हो जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो सभी निर्णयों के लेने पर व्यक्तिगत नियंत्रण होना यह भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो साझा शासन के संस्थानों का निर्माण करना, संघीय स्थानीय प्रशासन का क्षेत्रीकरण करना और गैर केंद्रीकृत आधार पर संघीय शक्तियों का वितरण करना, ये तीनों ही भारतीय संघवाद की विशेषताएं हैं। तो लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, गणतंत्रात्मक शासन, एकहरी नागरिकता, पंथ निरपेक्षता, ये सभी भारतीय संघवाद के मूल तत्व हैं। ऋण नियंत्रण की किस तकनीकी में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है? तो खुला बाजार परिचालन में शामिल होती है। नेक्स्ट है
भारत में संघीय प्रणाली के सहमति से काम करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद और संघ राज्यीय संबंधों के समन्वय में कौन मदद करता है? तो ये करता है अंतर्राज्यीय परिषद। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 263। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थान लिया था? तो ये हो जाएगी जनता पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में मदद करता है? तो इसमें व्यापार की मात्रा, व्यापार की दिशा तथा व्यापार की संरचना, ये तीनों ही भारत के जो विदेशी व्यापार है उसकी वृद्धि के विश्लेषण में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। भारत को ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत मैदानी गति के आधार पर 36 जोखिम जोनों में विभाजित किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है वह जोन 5 के अंतर्गत आता है? तो गुजरात का कच्छ, जम्मू कश्मीर के भाग तथा उत्तर पूर्वी राज्य, ये सभी जोन 5 में आते हैं और ये अति प्रचंड तीव्रता वाले क्षेत्र हैं। और भारत का जो भूकंप जोन 1 और 2 है उसको एक ही करके जोन 2 कर दिया गया है। तो इसलिए अब देश को 4 भूकंपीय जोन में डिवाइड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के कार्यों के संबंध में सही नहीं है? आरबीआई क्या करता है? करेंसी नोट जारी करता है, सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में भी कार्य करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन तथा नियंत्रण भी करता है आरबीआई, लेकिन यह निवेशकों के लिए विनियमन दिशा निर्देश तैयार करता है। गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का संविधान और स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में किस स्तर पर अपनी शक्तियों और अधिकार को संघबद्ध किया गया था? तो वो गांव तथा नगर पालिका स्तर पर, और यह किया गया था 73rd तथा 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक हो जाएगा विकासात्मक सामाजिक अभिवृद्धि। भारत में विधान परिषद के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये एक निर्वाचक गण के द्वारा चुने जाते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 171 में है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का एक मापक नहीं है? तो भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं ये आर्थिक विकास की मापक नहीं है। गरीबी की घटना, ग्रीन सूचकांक तथा जीवन स्तर, ये तीनों ही आर्थिक विकास मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मापक हैं। भारत के संविधान में शक्ति विभाजन के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसमें हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां संघ को दी गई हैं। तो भारतीय संविधान में संघ तथा राज्य की शक्तियों के बारे में बताया गया है आर्टिकल 246 में। इसका व्यवस्थित वर्णन क्या क्या है 7वीं अनुसूची में, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि किस पर आधारित होती है? तो वो आय स्तर तथा खपत स्तर, इन दोनों पर आधारित होती है। एक अर्थव्यवस्था में टर्शरी सेक्टर में क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें बैंकिंग तथा परिवहन दोनों ही शामिल होते हैं। बैंक को अपनी मांग तथा सावधि देयताओं की एक निश्चित प्रतिशत के रूप में आरबीआई के पास जो नकदी रखनी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नकदी आरक्षित निधि अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो कि लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है? तो ये हो जाएगी समानता तथा स्वायत्तता, एकतंत्र नहीं शामिल इसमें। भारत सरकार ने कब नकद प्रबंधन बिल पेश किया था? तो ये किया था 2010 में। भारत में किसके चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा के चुनाव में। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5, कह रहा है कि नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत के लिए किसने अभियान चलाया था? तो ये चलाया था राजा महेंद्र। नेपाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्लास 10 की एनसीईआरटी में दिया भी है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। तो 5 जनवरी 1961 को दल विहीन पंचायत प्रणाली की शुरुआत की जाती है तथा राजा महेंद्र ने समिति निर्वाचित कार्यकारी समिति के आधार पर 4 स्तर गांव, कस्बे, जिला तथा राष्ट्रीय पंचायत स्तर की शुरुआत की थी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के प्रावधान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 376। और आर्टिकल 376 कहता है कि ऐसे न्यायाधीश जो स्वतंत्रता के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे तथा तत्कालीन नियम के अनुसार वेतन भत्ते तथा पेंशन के हकदार होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई नहीं है? तो ये हो जाएगी नीति आयोग। नीति आयोग की बात करती है, योजना आयोग के स्थान पर गठित संघ सरकार की एक परामर्शदात्री निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज के 3 स्तर हैं?
तो इसमें हो जाएगा ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2। भारत में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर ये सभी पंचायती स्तर के 3 स्तर हैं। नगर पालिका नगर निगम में शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 21 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो इसमें पंजाब का नहीं है। भारतीय संविधान का भाग 21 महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा राज्य के बारे में विशेष उपबंध का वर्णन किया गया है। चाको युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में बोलीविया तथा पराग्वे के बीच। ये भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र मुख्य रूप से लोकतंत्र की संस्थाओं पर जोर देता है? तो हो जाएगा प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपातकालीन शक्तियों से, और ये है आर्टिकल 352 से लेकर 360। और 352 कहता है कि बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उपस्थित होने पर आपातकाल लगाया जा सकता है। 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, और आर्टिकल 360 बात करता है वित्तीय आपात की घोषणा की। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो संविधान संशोधन किया जा सकता है भाग 20 में उल्लेखित है। तो संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया भाग 20 आर्टिकल 368 के तहत। हम लोगों ने 2021 के एक और पेपर को आज कंप्लीट किया है, टीजीटी एसएसटी के। इसके पहले 8 पेपर को किया था, तो अभी टोटल 9 पेपर हो गए हैं। तो हम लोग टीजीटी एसएसटी के DSSB के सभी पेपर को कवर करेंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।